नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 के बारे में। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनसे मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, उनके बारे में। ये भारत का नक्शा है। भारत के जस्ट बगल में पाकिस्तान पड़ता है और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर अफगानिस्तान भी पड़ता है। तो जैसा कि हमें पता है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में ही है, लेकिन इसके कुछ स्थल अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। जैसे अफगानिस्तान में इसके दो मुख्य स्थल मिलते हैं। पहला है सुतगोई और दूसरा पड़ता है मुंडी काक। कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्थल है जो भारत और पाकिस्तान में नहीं पड़ता है, या फिर अफगानिस्तान के बारे में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल अफगानिस्तान में कौन सा है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका भी ध्यान रखते हैं। अब आते हैं हम पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आदि और भी हैं। तो हम बात करते हैं मुख्य स्थल की, जैसे कि ये भारत का पंजाब प्रांत है और ऐसे ही पाकिस्तान में भी ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। तो इस पंजाब प्रांत में एक मुख्य स्थल मिलता है, वो है हड़प्पा। इससे आप सभी परिचित हैं। सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल है दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। तो ये हड़प्पा सबसे पहले इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो शहर, जो नगर था उस समय, यह किस नदी के किनारे था। तो यह हमें ध्यान रखना है, यह रावी नदी के किनारे था। जैसा कि इसमें हम देखते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो कुछ इसमें ऑप्शन में सिंधु नदी भी दिया रहता है, तो इसमें कंफ्यूज होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए याद रखना है कि हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे ही पाया जाता है। और इस हड़प्पा नगर से हमें क्या क्या मिलता है? हड़प्पा से हमें मिलता है एक विषय अन्नागार। अन्नागार यानी कि वह स्थान जहाँ पर लोग, पुराने लोग में अपने भोजन इत्यादि खाद्य सामग्री या फिर जो उनका उस समय अनाज होता था वो उसको संग्रह करके रखते थे, ताकि समय आने पर इसको यूज कर सके। एक इसमें मुख्य मिलता है हमें अन्नागार, विशाल अन्नागार। और दूसरी यहाँ से हमें मिलता है एक कब्रिस्तान की खोज की गई है। जैसा कि आपको पता है कि उस समय इसमें दफनाने और जलाने, शव को दफनाने और जलाने का भी प्रचलन था। तो यहाँ से जो दफनाते थे उस समय का यहाँ से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे R37 कहते हैं। R37 कब्रिस्तान, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हमें मिला है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। यहाँ पंजाब प्रांत है, ये पाकिस्तान का पूरा सिंध प्रांत है। ठीक है। अब सिंध प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो सिंधु, इसमें सबसे पहले मिलता है यहाँ पर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो भी कहते हैं इसको। सबसे पहला स्थल यहाँ पे मोहनजोदड़ो है और इसी के बाएं तट पर मिलता है चनहूदड़ो। ये मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है पीसीएस और अन्य एग्जाम में, जैसे कि मोहनजोदड़ो जो शहर है, नगर था, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के किस किनारे बसा है। तो ये मोहनजोदड़ो जो शहर है, ये नगर, ये उसके दाएं ओर, और जो चनहूदड़ो है ये सिंधु नदी के बाएं साइड में बसा है। यह बाएं ओर, यह दाएं ओर। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो ठीक है, अब जानते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो से सबसे पहले हमें पता है कि मोहनजोदड़ो में हमें विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार यानी एक तरह से पानी का कुंड, जिसमें जो पक्का इस तरह से बनाया गया था स्नान करने के लिए, जिसमें शाही लोग, जो उस समय के धनाढ्य लोग रहते होंगे, वो उस समय इसमें स्नान के लिए जाते रहे होंगे। और यहाँ से एक पुरोहित की मूर्ति भी मिली है। पुरोहित यानी उस समय, जैसे आज वर्तमान समय में हमारे यहाँ ब्राह्मण वर्ग है, जैसे पंडित होते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पर उनका कोई एक पद रहा होगा। पुरोहित वर्ग की एक ऐसी मूर्ति यहाँ पे मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि मोहनजोदड़ो से ही हमें नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। नर्तकी जो कि कांसे की बनी है।
कांसे की एक मूर्ति मिली है जो कि नर्तकी के उसमें पोजीशन में वो खड़ी है और इस प्रकार से उसे नर्तकी की संकेत दी गई कि हाँ यह नृत्य करती हुई एक औरत है। इसी प्रकार से उसको कहते हैं नर्तकी की मूर्ति। और अब बात कर लेते हैं चनहुद्रो के बारे में, जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर है। चनहुद्रो के बारे में हम कहते हैं कि यहाँ से स्त्रियों के श्रृंगार सामग्री मिली है। श्रृंगार जो उस समय स्त्रियां जैसे वर्तमान में मेकअप होता है उस प्रकार से जो उनका मेहंदी और होठों पर लगाने के लिए लिपस्टिक होती है, उसी प्रकार की कुछ सामग्रियां उस श्रृंगार करने की वहाँ से प्राप्त हुई हैं। उसी समय भी ये श्रृंगार होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर से एक और चीज़ मिलती है, मनके बनाने की खान। मनके बनाने की खान यानी कि हम कह रहे हैं कि उस समय आभूषण का इस तरह से प्रयोग होता था स्त्रियों के द्वारा कि उनके द्वारा श्रृंगार भी किया जाता था और मनके भी बनाए जाते थे ताकि वो उनसे जैसे वर्तमान में आभूषण पहने जाते हैं इसी प्रकार से। तो ये हमारे दो मुख्य सिंध प्रांत से दो हो गए इसके सिंध प्रांत के बारे में। अब पाकिस्तान का एक और प्रांत यहाँ जो इस क्षेत्र में मिलता है उसे हम कहते हैं बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सुतका डोर, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान है। और नंबर 2 इसमें बालाकोट, और नंबर 3 आप याद कर सकते हैं डाबरकोट। तो इसमें मुख्य है सुतका डोर। सुतका डोर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पश्चिमी स्थल। कभी कभी यह सवाल पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो यह सुतका डोर। वैसे तो अफगानिस्तान में इधर पड़ते हैं सुतगोई और मुंडी काक, लेकिन उसको इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य क्षेत्र है वह भारत के और पाकिस्तान के क्षेत्र में ही है। तो सीधा यह सवाल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो इसमें आप लगा के आएंगे सुतका डोर। ये हो गया हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण क्षेत्र। अब हम बात करते हैं, तो अगर भारत में पाए जाने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र हैं उनकी चर्चा करें तो यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके ये मुख्यतः भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं उनमें अधिकतर पाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू और कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एकमात्र स्थल पाया जाता है जो कि जिसका नाम है मांदा। और इसकी यह विशेषता है कि यह जो मांदा क्षेत्र है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। सबसे उत्तरी स्थल। यह भी सवाल पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, या फिर यह पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका क्षेत्र पाया जाता है, तो उसका नाम है मांदा। तो अब बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब जो है, पंजाब में मुख्यतः दो क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला रोपर, दूसरा है संघोल। इन्हें सीधा सीधा याद कर सकते हैं, रोपर और संघोल। इसमें रोपर का एक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, इसलिए इसका थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा से। हरियाणा में क्या क्या मिला है? हरियाणा में मुख्यतः इसके 3 स्थल हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा में पहला स्थल इसका पड़ता है राखीगढ़ी। और दूसरा स्थल पड़ता है इसका बनवाली, और एक भगवानपुरा।
तो हरियाणा में 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। राखीगढ़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में जितने भी नगर हैं, सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी ही है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी का नगर ये राखीगढ़ी था। ठीक है, अब बनवाली से क्या मिलता है? बनवाली से हमें मिलता है एक बैलगाड़ी नहीं बल्कि बैलगाड़ी का खिलौना था, एक खिलौना। और एक मिलता है मिट्टी का हल, जो उस समय के जो बच्चे रहते होंगे इन्हीं खिलौने से खेलते हैं। आज तो बहुत ही आधुनिक खिलौने आते हैं उस समय, लेकिन ये जो मिट्टी का जो ये हल है और ये बैलगाड़ी का जो ये खिलौना है, यह आज भी दिल्ली म्यूजियम में रखे हुए हैं। कभी आपको मौका लगे तो जरूर जाइए। मैं तो गया था देखने एक बार, बहुत ही अच्छा लगता है। जितने भी आपके उपकरण यहाँ से मिले हैं सभी वहाँ पर सुरक्षित रखे हुए हैं। तो हरियाणा से हमने 3 मुख्य क्षेत्र देख लिए, राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। अब बात कर लेते हैं यूपी से। उत्तर प्रदेश में इसका महत्वपूर्ण स्थान है आलमगीरपुर। एक बड़गांव कह सकते हैं, बड़गांव भी है। तो आलमगीरपुर जो है, ये आलमगीरपुर यहाँ से हिंडन नदी निकलती है, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी जो यूपी में पड़ती है, हिंडन नदी के किनारे बसा है आलमगीरपुर। और जो ये जम्मू कश्मीर का मांदा स्थल है, यह चिनाब नदी के किनारे है। यहाँ पे चिनाब नदी बहती है, मांदा स्थल है, चिनाब नदी के किनारे है। और मुख्यतः इसके यही 2 स्थल है। और एक महाराष्ट्र का स्थल हो जाता है। महाराष्ट्र के बारे में देखें तो महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। दैमाबाद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे कई बार दैमाबाद भी कहते हैं। जो दैमाबाद है, यह एक तो गोदावरी नदी जो यहाँ पे बहती है, गोदावरी नदी के तट पर है। और यह इसका मुख्यतः यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दैमाबाद सिंधु घाटी पूरी सभ्यता का पूरा दक्षिणी स्थल है। यह एक दक्षिणी स्थल मतलब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में पाए जाने वाला क्षेत्र है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, तो वह है महाराष्ट्र में पड़ने वाला दैमाबाद। तो हमने देख लिया जम्मू कश्मीर में मांदा, पंजाब में रोपर और संघोल, और हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली और भगवानपुरा, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़गांव, और महाराष्ट्र में दैमाबाद। अब बचता है हमारा राजस्थान और गुजरात। अब देख लेते हैं राजस्थान के जो जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो राजस्थान में हमारे मुख्यतः हमें 2 क्षेत्र मुख्य मिलते हैं देखने के लिए, जो है नंबर 1 कालीबंगा और दूसरा है बालाथल। इनमें से मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा सबसे पहले किस नदी के किनारे बसा है? तो कालीबंगा को हम देखते हैं तो यह घग्गर नदी के किनारे बसा है। यह भी सवाल पूछा जा चुका है कि कालीबंगा जो क्षेत्र है, पहले तो यह पूछा जाता है कि ये कहाँ है और एक किस नदी के किनारे है, और इससे मुख्यतः क्या क्या मिला है। तो कालीबंगा से यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें मिला यहाँ पे काली चूड़ियाँ, बड़े स्तर पर प्राप्त हुई है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें मिला है हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य, और कुछ मात्रा में यहाँ पे हमें अग्निकुंड, यानी कि इस समय यह पता चला है कि इसमें कर्मकांड की कुछ रहा होगा अग्निकुंड। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? वह कालीबंगा से प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि यह क्षेत्र उस समय के लिए कितना उपजाऊ रहा होगा, तो इससे इस बात का भी पता चलता है, जिससे यहाँ पे खेती के साक्ष्य भी पता चलते हैं हमें। और
अब बात कर लेते हैं हम गुजरात के बारे में। तो गुजरात से हमारे मुख्यतः 3-4 स्थल हैं। पहला है लोथल, दूसरा है धोलावीरा, और एक यहाँ पे रंगपुर भी पड़ता है। तो लोथल के बारे में बात करें तो लोथल एक बंदरगाह था जिससे यह लगभग इस क्षेत्र में था। इस लोथल बंदरगाह से पुराने समय में अन्य सभ्यताएं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जो थी, उनसे व्यापार किया जाता था लोथल बंदरगाह से। लोथल बंदरगाह से पानी के रास्ते वहाँ पर व्यापार किया जाता था, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। और लोथल से यहाँ पर से हमें हाथी दांत के भी साक्ष्य मिले हैं। हाथी के दांत का भी व्यापार होता होगा। हाथी के दांत वर्तमान में तो बैन कर रखे हैं, लेकिन उस समय यह होता होगा। ठीक है, तो लोथल एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है जो कि गुजरात में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। जानकारी के लिए बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए हैं वह 2 भागों में बंटते थे। जो पिछला स्थल होता था वह दुर्ग के रूप में था, पश्चिमी स्थल, और जो इससे ये जो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था, और जो निचले उसमें होता था इसमें आम लोग रहते थे, और ये दुर्ग के रूप में होता था। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें 3 भागों में बटा था। पहला दुर्ग के रूप में, दूसरा थोड़े आम नागरिक थे लेकिन ये इनसे उच्च थे, और यहाँ पर निम्न लोग जिनके पास धन की कमी रहती होगी उस समय, और यहाँ पे धनाढ्य लोग रहते थे। यह एकमात्र स्थान है जो 3 भागों में विभाजित था, 3 खंडों में, धोलावीरा। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं रंगपुर के बारे में। तो रंगपुर से एक साक्ष्य मिला है धान की भूसी। धान की भूसी कहते हैं जो जैसे चावल होता है, चावल के ऊपर का जो उसके खोल होता है, उसे उसकी जो भूसी है उसके बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है। और यहाँ पर एक और स्थल होता है गुजरात से जो होता है, वो है सुतकोटदा। सुतकोटदा का महत्व यहाँ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे। तो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुतकोटदा जो ये है, ये स्थान गुजरात में जो पड़ता है, यह एकमात्र ऐसा स्थान है यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। जो घोड़ा होता है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह सवाल पूछा भी जा चुका है। तो ये जो मुख्य स्थल हैं, राजस्थान के बारे में देखा, कालीबंगा, बालाथल। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे काली चूड़ियाँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य और कुछ अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल एक बंदरगाह था, गुजरात में जो पड़ता है। यहाँ पे हाथी के दांत के बारे में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, हाथी के दांत। और इस धोलावीरा था, यह 3 भागों में विभक्त था, ऊपरी, मध्य और निम्न। सुतकोटदा से घोड़ों की हड्डियाँ के साक्ष्य मिले हैं, और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि किस क्षेत्र, पहले तो यही पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, और इसके बारे में, और फिर ये पूछ लिया जाता है कि उन राज्यों से, उनसे वहाँ पर कौन कौन सी सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। तो हमने जम्मू कश्मीर के बारे में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि इसमें पड़ता है सबसे दक्षिणी स्थान है दामाबाद, गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। ये सभी स्थलों की हमने चर्चा कर ली है। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये पतन कैसे हो गया, इस इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश कैसे हो गया। तो उसके मुख्यतः 3 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले जो मुख्य कारण है, मैं यही लिख देता हूँ, बाढ़ बताया जाता है कि यह सभी जो नगर थे नदियों के किनारे थे, लेकिन जिस समय इनमें बाढ़ आई तो यह सभी उसके कारण से तबाह हो गए, और यही सबसे प्रामाणिक कारण भी माना जाता है कि इस सभ्यता के विनाश के कारण का। दूसरा है इसमें बाह्य आक्रमण, जो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो आर्य लोग थे वो बाहर से आए थे, और उनके द्वारा इन पर आक्रमण किया गया और भारत में एंट्री
की गई। उनके आक्रमण से ही इस सभ्यता का विनाश हुआ है, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन वर्तमान में तो ये माना जा रहा है कि आर्य लोग थे वो भारतीय ही थे। और तीसरा इसका मुख्य कारण है कि जलवायु परिवर्तन, कि उस समय की जलवायु परिवर्तन ऐसे धीरे धीरे होने लगा, उसके पश्चात इस सभ्यता का विघटन धीरे धीरे से ही होता चला गया। ये मुख्यतः 3 कारण हैं। इसमें बाढ़ को सर्वाधिक माना जाता है कि ये सब नदी के किनारे थे और नदियों में बाढ़ आने के कारण धीरे धीरे सभ्यता उसी समय अचानक से समाप्त हो गई और इधर के लोग जो है यहाँ पर भारत में एंट्री कर गए। भारत में जो लोग रहते हैं वो यही लोग थे, ऐसा माना जाता है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लिया है। इनसे संबंधित प्रश्न के लगभग हमने कवर कर लिए हैं और इससे अलग जो भी होगा उसको हम आने वाले उसमें देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ उसमें कवर कर दिया है। तो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।